यही नाम है ना? स्पेलिंग सही है? हेरिडिटी, ठीक है। चलो देखो अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो अपन समझ लेते हैं। ये आगे से मैं उन्हीं का यूज करूंगा। एक मैं वर्ड यूज करूंगा, ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में अलग अलग फीचर्स है। जैसे मोबाइल फोन में फीचर्स होते हैं, कैमरा है कि नहीं है, फ्रंट कैमरा है कि नहीं, तो फ्रंट कैमरा एक फीचर हो गया। बैक कैमरा एक फीचर हो गया। वाईफाई सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ये एक फीचर हो गया। ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, ये फीचर हो गया। तो जैसे हमारी बॉडी में फीचर्स है अलग अलग। कैसे? आंखें, ये एक फीचर। आंखों का कलर, ये दूसरा फीचर। सही है? किसी की आंखें तो आंखें ऑलरेडी बड़ी होती है ना? और किसी की छोटी होती है, ये एक फीचर है ना? आईब्रोज में देखो तो वो एक फीचर, राइट है? नोज है, उसकी लेंथ, नोज ऐसे चौड़ा है, शार्प है, वो एक फीचर। समझ रहे हो? किसी का चेहरा कितना पतला होता है, किसी का गोल होता है, ये एक फीचर। तो ऐसे अलग अलग फीचर्स है, उसको मैं बोलूंगा ट्रेट। क्या बोलूंगा? तो जब मैं बोलूँ ट्रेट बोलूंगा, समझ आएगा मैं किसी बॉडी के फीचर की बात करता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? हाइट वही फीचर, स्किन का कलर वही फीचर हो गया। आप समझ गए? सो एनी फीचर ऑफ द बॉडी विल बी नोन एज अ ट्रेट। ये बात समझ में आ गई? तो सबसे कॉमन ट्रेड की बुक में फोटो भी दिया हुआ है, हमारे ईयर लोब्स। तो है ना, उसकी बात की गई है, ईयर लोब्स। तो ये जो हमारे कान होते हैं, ये वाला पार्ट है ना, इसको ईयर लोब्स बोलते हैं। अब किसी के जो ये कान होते हैं ना, देखो ये मुंह हो गया मान लो उस बंदे या बंदी का। और अगर वो कान यूं निकल रहा है, और एक क्या होता है, एक में वो कान ऐसे थोड़ा लबड़ के निकलता है। तो ये एक फीचर हो गया हमारे बॉडी का। आप समझ गए? है ना? तो कहने का अर्थ क्या है कि अटैच ईयर लोब है और ये फ्री ईयर लोब है, या फिर डी अटैच ईयर लोब, तो एक फीचर हो गया। है ना? तो हम बस इनके, देखो इस चैप्टर में हमें समझना क्या है पता है, कि सबसे पहले तो ये फीचर एक जन ये तो सबको मालूम है कि जो फीचर्स है ये हमको मिलते हैं हमारे पेरेंट जनरेशन से। पर ये ट्रांसफर होते कैसे, वो मैकेनिज्म समझना है हमें। सेल के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि एवरीथिंग, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है ना? और हम सब जानते हैं कि सेल के अंदर जो डीएनए, देखो आज तो मुझे मालूम है, ये बात चल रही है मेंडल की। जिस समय वो इस दुनिया में थे, तब ये डीएनए मैंने किसी को कुछ मालूम नहीं था। ठीक है? फिर अपने ये चार्ल्स डार्विन, है ना, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, ये चैप्टर जो इवोल्यूशन की बात करते हैं अपन, हेरिडिटी की बात करते हैं, ये उनकी वजह से करते हैं। उनके समय डीएनए की बात ही नहीं होती थी, क्यों मालूम था कि डीएनए होता भी है। उनको ये मालूम है, देखो उनको ये मालूम है कि जितने भी फीचर्स है हमारे अंदर, वो पेरेंट्स से आए, पर आए कैसे हैं? कैसे? एक ही पेरेंट के मान लो कि तीन बच्चे हैं, तो तीनों की शक्लें अलग हैं, तीनों के बॉडी की फीचर्स अलग अलग है ना? तो इतनी वैरायटी कैसे आ रही है? उनको वो समझना था कि उनको उसमें कुछ नहीं मालूम, ये मालूम है कि पेरेंट्स से आया, पर कैसे आया? आप समझे ना? तो बस ये इसी का, हमको इस चैप्टर में थोड़ी बहुत डेप्थ में जाएंगे हम, कि ये फीचर ट्रांसफर कैसे, बहुत डेप्थ में ये सब्जेक्ट होता है, जेनेटिक्स सब्जेक्ट पूरा अलग ही एक फील्ड बन जाता है आगे जाकर। आप चाहो तो इसमें ही अपना कैरियर बना सकते हो, जेनेटिक करके कैरियर होता है पूरा। ठीक है ना? पर अपन को इस, अपना ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है। ठीक है? तो जब भी मैं ट्रेड की बात करूं ना, ठीक है, तो समझ आना कि मैं किसी बॉडी की फीचर की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, ठीक है ना? अब देखो, अब इस चैप्टर में हम सब ये तो जानते हैं कि इस दुनिया में जो नए ऑर्गेनिज्म हैं, वो इस प्रोसेस की वजह से आते हैं, राइट है? अब ये जो प्रोसेस है, ये दो तरह का है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट है? कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने ये भी देखा था कि अगर जहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप देखो अगर हम सेल की बात करें, तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एक सेल की कॉपी होती है। ये देखा था हमने, अमीबा का हमने एग्जांपल देखा हुआ है। तो पूरा एक सेल कॉपी होता है, तो सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, सबका कॉपी होता है, दो कॉपी बनती है। फिर एक कॉपी जाती है एक सेल में,
दूसरी कॉपी जाती है दूसरे सेल में। समझ गए? ऐसे दो जीव आ जाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, डीएनए की कॉपी हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? अब हमारे बुक में ये हमने ये पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉपी होती है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होती है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होती है, राइट है? तो कहने का अर्थ क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी हो रही है किसकी? डीएनए की। तो होता क्या है, जो नया जीव दुनिया में आता है वो अपने, देखो, एक तो होता है पेरेंट जनरेशन। जब दो, जब पेरेंट है, जब उनके नए ऑफ आएंगे, जब मैं बोलूंगा ऑफ मतलब बच्चे, ठीक है, तो जब उनके ऑफ उनको बोलेंगे F1 जनरेशन, क्या बोलेंगे? ठीक है। और फिर जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे और तब जो नए आएंगे ऑफ उनको बोलेंगे F2 जनरेशन। सबसे पहले पेरेंट जनरेशन, फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, फिर जो नई जनरेशन है तो बोलेंगे F1 जनरेशन। उन्होंने जब रिप्रोडक्शन किया तब जो आई नई जनरेशन को बोलेंगे F2 जनरेशन। ये बात समझ में आई? अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट जनरेशन है और जो आगे की जनरेशन है F1 जनरेशन, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सब कुछ मैच करता है। पर हमने ये भी देखा था कि कुछ ना कुछ डीएनए की कॉपी में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, क्योंकि कोई भी कॉपी हमेशा एग्जैक्ट नेचर में आज तक किसी को मिली नहीं है। ठीक है। तो जो उनका डीएनए होता है वो 99% या फिर 99.9% तो मिलता है। पर अगेन द डेटा कैन वेरी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? तो इट इज ऑलमोस्ट 0.01% कहीं ना कहीं डिफरेंस बॉडी में आई जाता है। मतलब ऐसा है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल में रिप्रोड्यूस करेगा, जो पेरेंट होंगे और जो F1 जनरेशन होगा वो लगभग सेम दिखेंगे, पर कुछ ना कुछ ऐसा उनकी बॉडी में होगा, नोटिस करने में देखिएगा, वो थोड़ा सा हल्का सा अलग है। पहली बात तो ये तो जानते ही हैं। अब जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअल तरीके से, तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, ये वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस को ले लो, हम में, हमारे अंदर और हमारे पेरेंट की बॉडी में कितना वेरिएशन है, कहीं से भी हम सेम नहीं दिखते। कुछ चीजें घर पे कहते हैं ना कि इसका नाक तो इसके पापा से मिलता है, आंखें तो मम्मी से मिल रही है, पर एग्जैक्ट कॉपी तो है ही नहीं हम। यकीन मानो कि अगर असेक्सुअल की तरह हमारे अंदर भी केवल 0.1 वेरिएशन होता है, ठीक है ना, तो हम सबकी शक्लें ना अपने अपने माता पिता से मिल रही होती। सर घर पे पहचान करना ही मुश्किल हो जाएगी दूसरे का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आते हैं वहां भी डीएनए की कॉपी होती है, नो डाउट, ठीक है। वहां थोड़ी अलग तरीके से कॉपी होती है, और वहां जो वेरिएशन होते हैं, ठीक है, वहां जो बॉडी में आएंगे वेरिएशन वो बहुत ड्रास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। वो आप उसको नोटिस कर पाओगे, वो दिखेंगे आपको तुरंत। ह्यूमंस को देख लो, अपने आप को देख लो, राइट है? तो इन शॉर्ट में हम ये दिख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन की वजह से नए ऑर्गेनिज्म आते हैं, असेक्सुअल की वजह से जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो अपने पेरेंट जनरेशन के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा। असेक्सुअल में से जो होंगे वहां भी वहां होगा वेरिएशन, वहां बहुत ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट कहने का अर्थ है वेरिएशन तो दोनों में होगा। ये बात समझ में आ गई, राइट है? अब ये आखिर में पेरेंट ने जब रिप्रोडक्शन किया और जब नई जनरेशन आई, तो ये जितने भी वेरिएशन थे ये सब कहां से आए? इन्हीं से इनमें ट्रांसफर हुए। हमें चैप्टर में वही सीखना है, ये वेरिएशन ट्रांसफर कैसे होते हैं, क्या हो रहा है डीएनए के साथ में। ये बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक तो ये समझना है। फिर हमें समझना है कि वेरिएशन जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है। अगर मान लो कि वेरिएशन ना हो तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? तो इसको अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। सम एग्जाम्पल के लिए समझो कि एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, ओके। मान लो कि ये राउंड शेप का बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सपोज ये बाइनरी फ्रीजन कर रहा है, तो क्या होगा, इसके दो टुकड़े होंगे और दो नए बैक्टीरिया बनेंगे। इवन दो बैक्टीरिया बना है, ऑलमोस्ट सेम ही है, पर हल्का वेरिएशन होता है। इसलिए मैं वेरिएशन इस, यहाँ पे मैंने वेरिएशन वी शेप से दिखाया है, यहाँ मैंने वेरिएशन इस एक बॉक्स शेप से दिखाया है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हल्का वेरिएशन तो आएगा, हल्का सा वेरिएशन, ठीक है। अब क्या होगा, ये है पेरेंट जनरेशन पीजी, और ये है F1 जनरेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं हैवी, ये तो भी बैक्टीरिया है, इसके भी दो टुकड़े होंगे, राइट है? अब जब ये टूटेगा तो जो इसके अंदर आया है, देखो जो पेरेंट के अंदर था वो सब कुछ इनके अंदर है, पर इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी है, ये वाला पार्ट,
राइट है। अब जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो जो इसके अंदर होगा वो सब आगे ट्रांसफर होगा, तो इसके दो 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 नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे। उसके अंदर ये वी तो होगा ही होगा क्योंकि वो इसके अंदर है ऑलरेडी, तो वो तो पास ऑन होने ही होने वाला है, पर थोड़ा और वेरिएशन आएगा, उसको मैं दिखा रहा हूँ जिगजैग से। ठीक है, और इसका जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी वी तो होगा ही होगा। ठीक है, और उसको मैं दिखा रहा हूं ऐसे कॉइल शेप से। राइट है। अब जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे ये कहलाएगी आपकी F2 जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, ये F1 और ये F2 जनरेशन। अब जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो इसका जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसके अंदर ये दोनों चीजें होंगी और एक नया भी होगा। राइट है, अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सही बात है। और सिमिलरली इसकी बात करेंगे। राइट है, अब मुझे एक बात बताओ, दो वेरिएशन हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये जिगजैग वाला और एक ये वी वाला। हमको एफ मात्र F1 और एफ पेरेंट और F1 तो दोनों से सिधर के ऊपर, तो भगवान हमको बुला दिया ऊपर। अब हमको तो ये दिख रहा है। अब हमने देखा बैक्टीरिया को कि इन दोनों के अंदर में वी है, इसके अंदर में जिगजैग है, इसके अंदर में कॉइल है। तो हमको ये तीन वेरिएशन दिखे, वी वाला वेरिएशन, जिगजैग वाला और कॉइल वाला। अब बताओ कौन सा वेरिएशन सबसे पहले आया होगा, जिगजैग वाला, कॉइल वाला कि वी वाला? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लोगों के अंदर है। सही है, अरे हाँ क्या ना। तो जो वेरिएशन ज्यादा पॉपुलेशन में होता है वो जल्दी वो बहुत पहले से ही चालू हो चुका होता है, जैसे कि ईवी वाला था वो बहुत पहले ही चालू हो चुका था, इसलिए वो आपको आगे भी दिख रहा है। पर अब ये वाला आपको अभी दिख रहा है, तो जो होगा ना ये वाला, ये जिगजैग वाला, ये अब F2 के बाद में आएगा। पर वी तो फिर वो चालू ही कहाँ हुआ था, F1 में हुआ था। तो जो वेरिएशन का परसेंटेज ज्यादा होगा, जिस भी ट्रेट का, बॉडी फीचर का परसेंटेज ज्यादा होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ईयर लोब्स की बात करें, हमारे जो ईयर लोब्स, अगर दुनिया के जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबके ईयर लोब को देखें और एक टेबल बनाएं कि किनका चिपका हुआ है और किनका चिपका हुआ नहीं है। अब मान लो कि जिनका अटैच ईयर लोब है उनका परसेंटेज 70% है और जिनका डी अटैच है उनका 30% है। तो वहां से हमको एक बात मालूम पड़ गई कि जो अटैच वाला है उसका परसेंटेज ज्यादा है, मतलब वो पहले से चल रहा है, बहुत पहले ही वो आ चुका था इंसानों में। बात समझ में आ गई? तो ऐसे आप वेरिएशन का परसेंटेज देखिए ये बता सकते हो कि कौन जल्दी हुआ था और कौन लेट हुआ था। यहां तक बात समझ में आ गई? बुक में क्वेश्चन भी ऐसा है, एक वेरिएशन का परसेंटेज 40 है, एक का 60 है। विच वेरिएशन अराइज अर्ली? 61 ऑब्वियस। अरे हाँ क्या ना, वो ऐसा क्यों होता है वो भी समझ में आ गया होगा अभी। अरे हाँ क्या ना, क्योंकि पेरेंट के पास जो है वो आगे देगा और इसके पास जो है वो आगे देगा प्लस कुछ नया भी देगा। तो इसके पास ऑलरेडी वी था तो इसने दोनों को भी दे दिया और कुछ नया भी दे दिया, तो वी पहले से था तो आगे बढ़ गया। बात समझ में आएगी नहीं? अरे यस और नो। ठीक है, अब ये वेरिएशन क्यों जरूरी? ठीक है, इसको समझ, इसका मेन कारण है इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन वर्ड क्या है देखो मैं समझाता हूँ। सपोज करो, सपोज करते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठंडे इलाकों में रहते हैं, एनवायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, करेक्ट। अगर मान लो कि हमारे डीएनए में जो जो चलो ओनली फॉर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, वो बैक्टीरिया है वो कोल्ड प्लेस में रहते हैं, तो उनके अंदर जो डीएनए के अंदर जो डीएनए है उस हर डीएनए के अंदर में एक कोडेड होता है कि हाँ ये ठंड को झेल पाएंगे। राइट है, हर चीज डीएनए में लिखी हुई है, तो उन बैक्टीरिया के डीएनए में ऑलरेडी कोडेड है कि वो कोल्ड को झेल सकते हैं। पर रही बात हीट की, उसका तो उनके तो कोई ऐसा है नहीं कोडेड। हर चीज डीएनए में होता है, आपको कौन सी बीमारी ज्यादा होगी, कौन सी बीमारी कम होगी, स्किन का कलर, एवरीथिंग, एवरी ट्रेट, फॉर एवरी ट्रेट देयर इज अ कोडिंग इन डीएनए। अब एग्जाम में आप कोडिंग वर्ड लिख के मत आना, ठीक है, आप लिखोगे जीन इन डीएनए, हमने पढ़ा था, 9th पढ़ा था। तो देखो समझो, हमारा जो डी हमारा जो डीएनए है उसका शेप ऐसा होता है, इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे डीएनए का एक जो टुकड़ा होता है ना वो कहलाता है जीन। क्या कहलाता है? जीन। हर एक टुकड़ा एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए, जिसके ईयरलोब्स अटैच है तो उसका जो ईयरलोब वाला जीन होगा ना उसमें ये लिखा होगा किसके अटैच होगा, वो केमिकल फॉर्म में लिखा होगा। जिसका ईयरलोब डी अटैच है उसके उस ईयरलोब वाले जीन में ये लिखा हुआ है केमिकल फॉर्म में कि वो उसका ईयरलोब डी अटैच होगा। किसी की अगर आंखें अगर मान लो कि बड़ी है तो उसके जो आंखों वाला जीन होगा, मान लो कि ये वाला जो जीन है ये आईज वाला जीन है, तो उस आईज वाले जीन में ये केमिकल फॉर्म में कोडेड है कि उसकी आंखें की साइज बड़ी होगी।
आप समझे? एवरीथिंग, फॉर एवरी ट्रेट वी हैव जीन इन आवर बॉडी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसी नॉलेज को अप्लाई करो बैक्टीरिया पे। उस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जीन में ये कोडेड है कि वो हीट झेल पाएंगे। अभी गर्मी के लिए कोई ऐसा उनके पास जीन नहीं है कि वो गर्मी को झेल सकते हैं, राइट है। अब समझो, अब वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है, वेरिएशन आता रहेगा। मान लो कि उसकी केवल 5% पॉपुलेशन में वो हीट को भी झेल सकता है, वो ठंडी को भी झेल सकता है, और वो हीट को भी झेल सकता है। दोनों जीन आ गए उसके पास में, क्योंकि वेरिएशन तो आएगा, कुछ नया आता रहता है रिप्रोडक्शन में, राइट है। केवल 5% पॉपुलेशन में, और अचानक से क्या हुआ पता है? अचानक से कहीं पे कोई भयंकर सा वॉल्केनो इरप्ट हुआ, और पूरे अर्थ पे ना गरम गरम राख फैल गई, और एकदम टेम्परेचर बढ़ गया आजू बाजू इलाके का। एनवायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट है। अब क्या होगा बता, उस इलाके में अब गर्मी बढ़ रही है। अब अब समझते हैं, 95% पॉपुलेशन बोलती है ठंड झेलेंगे, गर्मी नहीं झेल सकते। 5% पॉपुलेशन बोलती है, चले, अब वो बोलती है कि ठंड भी झेल सकता है, गर्मी झेल सकता है। अब गर्मी बढ़ गई, ठंड तो बची नहीं। 95 पॉपुलेशन वाइप आउट, खत्म। और केवल कौन जिंदा रहे? 5%, क्योंकि उनके डीएनए में था, उनके जीन में ऐसा आया था, राइट है, लकीली आ गया था। ये भगवान नहीं करते, ये लकीली होता है, ये तो लक है। अब यहाँ पे एनवायरमेंट ने सिलेक्शन किया कौन जिंदा रहेगा, कौन जिंदा नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई? अब वो 5% जिंदा है, ठीक है। फिर थोड़े साल बाद सब कुछ हो गया, फिर कुछ इंसान वहां पे गए, उन्होंने बोला कि वाह वाह, वाह, इस इलाकों के जो बैक्टीरिया है, वो तो कैसे हैं, हीट को झेलने वाले सारे बैक्टीरिया हैं। पर बात झूठ है, पहले जो बैक्टीरिया थे वो ठंड को झेलने वाले थे। पर यहाँ पे सिलेक्शन किसने किया, कौन जिंदा रहेगा, सिलेक्शन कौन करता है? एनवायरमेंट प्लस आपके बॉडी के जीन। अगर एनवायरमेंट की जो डिमांड है, अगर वो जीन ने सेटिस्फाई कर ली, तो आप जिंदा रहोगे। और एनवायरमेंट की डिमांड अगर जीन ने सेटिस्फाई नहीं की, तो आप जिंदा नहीं रहोगे। तो आप एग्जाम्पल लेते हैं, अब वो 5% जिंदा है, अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो अब जब उनके बच्चे होंगे, तो उन सभी के अंदर हीट को झेलने की क्षमता चली जाएगी ऑटोमेटिक, राइट है। अरे हाँ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आप समझे? बात समझ में आई ना? ठीक है। अब थोड़ा समय हुआ, ओके, थोड़ा समय हुआ, अचानक से एनवायरमेंट चेंज हुआ कुछ सदियों बाद में, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड दे सकते हैं, एक्सट्रीम हीट दे सकते हैं, पर अगर व्हाट अबाउट मॉडरेट टेम्परेचर? अरे ये सुनो, आप अगर पोलर बियर या पेंगुइन को लेके आ जाओ इंडिया में, वो रहने मर जाएंगे। उनकी बॉडी झेल नहीं सकती है मॉडरेट टेम्परेचर, क्योंकि उनके डीएनए वो कोडेड फॉर्म में ही नहीं है। अब मान लो कि इन बैक्टीरिया ने जब पॉपुलेशन प्रोडक्शन किया, अब किसी के अंदर वैसा जीन नहीं आया जो जो ये उनको प्रोवाइड करे शक्ति कि वो झेल सकते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। मान लो किसी के अंदर है ही नहीं। नाउ 100% पॉपुलेशन के पास केवल क्या जीन है? ठंड झेल सकते हैं और गर्मी झेल सकते हैं। मॉडरेट का तो है ही नहीं। अचानक से एनवायरमेंट मॉडरेट हुआ, सब मर गए। अब बताओ कौन सा जीन स्ट्रॉन्ग? ना तो कोई जीन स्ट्रांग होता है, ना कोई जीन कमजोर होता है। इट इज सप्लाई एंड डिमांड। जैसा एनवायरमेंट, जो जीन एनवायरमेंट को सूट करेगा वो बच जाता है, जो जीन सूट नहीं करता एनवायरमेंट को वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब, अगर आपको इस समय कोई ऐसे बैक्टीरिया दिखे किसी इलाके में, और आपको लगे कि यार ये बैक्टीरिया ठंड को झेल सकता है, आप ये मत समझो कि ठंड वाला जो जीन है वो स्ट्रॉन्ग जीन है हीट वाले से, नहीं। उस इलाके की डिमांड ठंड है, और वो डिमांड सेटिस्फाई कर रहा है उनका जीन, इसीलिए वो जिंदा है। तो आपको कौन सी जनरेशन दिखेगी, ये डिसाइड होता है जीन, एंड दैट जीन आर सिलेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। तो कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, ये डिपेंड करता है जीन और एनवायरमेंट पर, और इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो आज आपको जो ये इंसान दुनिया में दिख रहे हैं, आज जो आपको दुनिया में जीव दिख रहे हैं, ये इसलिए नहीं, ये इसलिए नहीं दिख रहे कि उनका जीन स्ट्रॉन्ग है, नहीं। दुनिया में जो समय समय पर बदलाव आया एनवायरमेंट में, उस एनवायरमेंट के बदलाव को उनके जीन ने सपोर्ट किया, इसलिए वो जिंदा है। और जिनका वो जीन सपोर्ट नहीं कर पाया, वो सब वाइप आउट हो गए। एग्जाम्पल के डायनासोर, उनका जीन वरना डायनासोर तो कितने शक्तिशाली प्राणी थे। हमारे बिल्डिंग के जो ब्लॉक है, इनकी के साइज के डायनासोर होते थे भाई, लेंथ के ऐसे। आज अगर होते तो बेटा हम तो कहीं रह ही नहीं पाते। आप ये मत समझना कि ताकतवर सर्वाइव करेगा, नहीं। जीन और एनवायरमेंट, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कौन सर्वाइव करेगा, कौन सर्वाइव नहीं करेगा। अब समझो, अगर वेरिएशन नहीं आएगा, तो समय के साथ में जब एनवायरमेंट चेंज होता है,
तो क्या आपके बचने के चांस घट ही जाएंगे ना। तो वेरिएशन जरूरी है। सो वेरिएशन एंश्योर्स आर सर्वाइवल। जितने ज्यादा वेरिएशन होंगे पॉपुलेशन में, क्योंकि एनवायरमेंट कैसा भी हो सकता है समय के साथ में, राइट है। तो जितने ज्यादा वेरिएशन उतने ज्यादा चांस है कि वो पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी, जितने कम वेरिएशन उतने कम चांस है कि आने वाले फ्यूचर में वो सर्वाइव करेगी। तो अगर हम इंसान ये सोचेंगे हम तो सबसे शक्तिशाली है, गलत है। कल उठ के ऐसा एनवायरमेंट बन गया जो हमको सूट ना करे, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रॉन्ग जीन एंड वीक जीन, इट इज ऑल डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। एनवायरमेंट की जो डिमांड है, अगर आपको वो जीन ने सप्लाई कर दी, सर्वाइव, नहीं सप्लाई की, खत्म, दैट्स इट। So variation is important for the survival of the species, and also selection of the variation by environment. Okay, it result into evolution, मतलब कौन जिंदा रहेगा कौन जिंदा नहीं रहेगा, कौन सा ऑफस्प्रिंग जिंदा रहेगा कौन सा ऑफस्प्रिंग जिंदा नहीं रहेगा। हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, पता है इंसानों में भी एक होते हैं होमोसेपियंस, एक होते हैं निएंडरथल्स। दो वैरायटी थी इंसानों में। सारे निएंडरथल्स वाले जो ह्यूमन बींग्स थे वो सब मर गए, पर होमोसेपियंस जिंदा है, जो कि हम। हल्का सा उनमें वेरिएशन था, मुंह के साइज में, थोड़ा सा ब्रेन की साइज में। पर आज निएंडरथल्स इस दुनिया में नहीं है, एक भी प्राणी उस किस्म का नहीं मिलता दुनिया में। रीजन भी कि जब एनवायरमेंट में चेंज आए तो उनके डीएनए ने उनको सपोर्ट नहीं किया और वो सारे मर गए। तो आपको आज कौन दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, होमोसेपियंस दिख रहे हैं, राइट है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, कि हमारा सिलेक्शन, हमारे जीन ने सिलेक्शन, जीन था उसका सिलेक्शन किया एनवायरमेंट ने कि भाई ये फिट है हमारे हिसाब से, तो हम बच गए। सो वेरिएशन व्हेन सेलेक्टेड बाय एनवायरमेंट, दे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, के आगे कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा, कौन इवॉल्व करेगा कौन आगे बचेगा, और किसके आगे ऑफस्प्रिंग बचे रहेंगे। ये बात समझ में आई। सो वेरिएशन जरूरी क्यों है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। दूसरा, वेरिएशन का जो सिलेक्शन होता है एनवायरमेंट से, वो क्या करता है, इवोल्यूशन करता है, कि कौन जिंदा रहेगा आगे और कौन जिंदा नहीं रहेगा, कौन आगे इवॉल्व करता जाएगा, किसकी प्रजाति आगे बढ़ती जाएगी। तो होमोसेपियंस प्रजाति आगे बढ़ गई, और जो निएंडरथल्स थे उनकी प्रजाति आगे नहीं बढ़ पाई। ये बात समझ में आई। अरे यस और नो। तो कहने का अर्थ है कि अब देखो एग्जांपल के लिए, जो डायनासोर्स थे, ठीक है, उनके जो ऑफस्प्रिंग थे, उनके ऑफस्प्रिंग आज भी दुनिया में मिलते हैं। बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स जो है, तो ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स जैसे बोलते हैं कि वो डायनासोर्स के ही ऑफस्प्रिंग है। तो हुआ क्या होगा मेरे हिसाब से, जब वो एस्टेरॉयड अर्थ पर टकराया होगा, उस समय उनके कुछ डायनासोर्स के ऑफस्प्रिंग जो होंगे ना, जो उनके जनरेशन थी, उनके अंदर ऐसा जीन था कि वो उस सूट करे एनवायरमेंट को, तो वो तो जिंदा रह गए। और जो बाकी बचे हुए साइज वो सब मर गए। अब उस समय तो हम थे नहीं, पर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इनका डीएनए जो है बर्ड्स का, वो मैच कर रहा है किनसे, डायनासोर से। तो आज हमारे पास सारी स्टडीज अवेलेबल है, मशीन अवेलेबल है, तो इसलिए पाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो बताओ, दो बच्चे थे, एक और दो, पर कौन जिंदा रहा, ये जो पक्षी हमको दिखते हैं, और ये जिंदा नहीं रहे, क्योंकि इनके तो ये जिंदा रहे, इनकी पीढ़ी बढ़ती गई, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। कि आपको इन्हीं की पीढ़ी दिख रही है, इनकी पीढ़ी खत्म होगी, वहीं खत्म होगी, स्टॉप। समझ गए। तो वेरिएशन व्हेन सिलेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, दे आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसी मेन, अब समझेंगे डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, पर वो समझने से पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन पे जाते हैं। हम सिर्फ इतना तो समझ गए कि हमारे अंदर जो ट्रेट्स आ रहे हैं वो पेरेंट्स से आ रहे हैं, मींस मदर और फादर दोनों से वो इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट है। ये प्रूव कैसे होता है कि हम नहीं देख, हम हमारा ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कुछ चीजें हमारी मैच करती है हमारे मदर से, और कुछ चीजें मैच करती है हमारे हमारे फादर से। ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा, है ना। आपने भी सुना होगा कि यार तेरी शक्ल तो मैच कर रही है, तेरे मामा से मैच करती है, मतलब कहीं ना कहीं मामा जुड़े हुए मम्मी से, तो उनका जनरेशन मैच कर रही है। और फिर कुछ फीचर के, हाँ ये पापा से मैच कर रहे हैं या दादा से मैच कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जनरेशन है। तो हम एक बात तुमको मालूम है कि जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन आई है वो फादर और मदर दोनों से आई है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि हमारे डीएनए में आखिर में ऐसा क्या है फादर और मदर से। उसको ध्यान में रखते हुए जो मेंडल ने स्टडी की, आप उसको देखना, आपको तब मालूम पड़ेगा कि मेंडल ने उसके अंदर कितना पेशेंस था उसके अंदर में, आपको तब समझ में आएगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे जो बॉडी के जो सेल्स है, उनके अंदर जो डीएनए है,
हम सब ने बेटा 9th में पढ़ा है कि बॉडी का जो हमारे सेल का जो डीएनए है, सारे डीएनए मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। मालूम है ना बेटा? अरे हाँ क्या ना? डीएनए से क्या बनता है? डीएनए दिखते हैं ऐसे, दे लुक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पर जो क्रोमोसोम है सारे डीएनए इकट्ठे होते हैं और वो इसके से दिखते हैं, दे आर लाइक रॉड शेप। ठीक है, तो क्रोमोसोम से होते हैं वो रॉड शेप होते हैं। ठीक है, ऐसा मैं एक डंडी बना दूं। मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो हमारे अंदर कुल मिला के 46 क्रोमोसोम। कितने हैं? 46। ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये क्रोमोसोम नंबर 3, करते 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 क्रोमोसोम नंबर 23। 23 तो आए हैं फादर से, और 23 क्रोमोसोम आए हैं मदर से। तो हमारे अंदर कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स है। हाफ क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, ये हमको आज मालूम है ऑलरेडी, मेंडल को नहीं मालूम था। ठीक है, ये मेंडल प्रूव करेगा कि सच में ऐसा होता है। आज तो हमने प्रूव कर लिया विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मेंडल कैसे मालूम पड़ा? कि सबूत तो थे, पर एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करोगे? ठीक है, तो हम आज तो ये जानते हैं कि हमारे हाफ क्रोमोसोम जो होते हैं फादर से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं। अब हमारे बॉडी का हम एक ट्रेट लेते हैं, एक फीचर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आईज का कलर, राइट है? अब समझो, फादर से जो फादर जो हमको क्रोमोसोम देंगे, उस क्रोमोसोम के अंदर एक टुकड़ा होगा जो कंट्रोल करेगा हमारे आईज के कलर को, उसको मैं बोल रहा हूं आईज के कलर का जी। ठीक है, वैसा ही इंफॉर्मेशन आईज के कलर का मदर से भी हमारे बॉडी में, ये मदर से आया हुआ जीन है जो आईज के कलर को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में हर ट्रेड के लिए वी get two copies of a gene, one from father, one from mother। ये हमें आज मालूम है ऑलरेडी, राइट है? मतलब जितना कंट्रीब्यूशन जीन का फादर से बॉडी में होता है हमारे, उतना ही कंट्रीब्यूशन मदर से होता है। हमारे अंदर हर ट्रेट के लिए, हर फीचर के लिए देयर आर टू सेट्स ऑफ जीन। समझ गए? अरे हाँ क्या ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब मान लो कि फादर का जो जीन है वो, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आई है कि बच्चे की जो आंखों का कलर है वो ब्राउन होना चाहिए, और मदर से जो इंफॉर्मेशन आई है आंखों कलर के लिए, उसमें लिखा होगा कि मान लो कि वो ब्लू कलर की आंखें होनी चाहिए, पर आंखें तो एक ही कलर की होगी। अच्छा, कभी कभी मिक्सअप भी हो जाता है, ठीक है, पर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स एक बहुत ही ज्यादा डीप सब्जेक्ट है, तो हम सिर्फ बेसिक बेसिक एग्जांपल्स पे ही देंगे। अगर आप मुझे पूछोगे सर अगर हाइट बड़ी है छोटी है, तो हमने ये भी देखा हुआ है कि जो उनके होते हैं ऑफस्प्रिंग्स वो मिडिल हाइट के भी होते हैं, तो दैट कैन आल्सो, उसका भी आंसर है, वो आपको 11th में मिलेगा जब आप वहां पढ़ोगे जेनेटिक्स, वो डीप में, वो अलग चीज है। हम यहाँ पर केवल ऐसे एग्जाम्पल देंगे जहां पे सीधा क्या होगा, या तो फादर वाला जीन जीतेगा या मदर वाला जीन जीतेगा। कभी कभी कुछ जीन ऐसे होते हैं ना जहां पे दोनों एक साथ में एक्सप्रेस हो जाते हैं, ऐसा भी केसेस होते हैं, उसका भी आंसर अवेलेबल है, ऐसा क्यों होता है, पर हम उसमें जाने वाले नहीं है, वरना फिर क्या बहुत डीप हो जाएगा। तो हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, या तो फादर वाला जीन जीतेगा या मदर वाला जीन जीतेगा, राइट है? अब समझो कि जो बच्चा हुआ उसकी आंखों का कलर ब्लू हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि मदर वाला जीन एक्सप्रेस हो गया है, ये एक्सप्रेस हो गया। और जो जीन बॉडी में एक्सप्रेस होता है बच्चे के, हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट ट्रेट। और जो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है बच्चे की बॉडी में, उसे बोलते हैं रिसेसिव जीन या रिसेसिव ट्रेट। मतलब वो एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब ऐसे मतलब हार गया, ऐसा मतलब। So there are two type of traits, dominant trait and recessive trait. For each trait, we get two gene copy, one from father, one from mother. Out of the two genes, only one gene get expressed, and the gene that get expressed is known as dominant gene या dominant trait. समझ गए? And the gene which don't get expressed known as recessive. Again, परमानेंट नहीं होता है कि ब्लू कलर का जीन ही डोमिनेंट है, ये डिपेंड करता है
प्लेस टू प्लेस। हो सकता है कि अफ्रीका के अंदर में ब्राउन वाला जीन उसके एनवायरमेंट को सूट करता हो, इसलिए वहां पे वो जीत जाए। ऐसे ही अगर बात करें इंसानों की, जो शायद रहते हो शायद किसी अमेरिका में, वहां पे ब्लू कलर का जीन एनवायरमेंट सूट करता हो, राइट है। तो कौन सा जीन जीतेगा कौन सा जीन नहीं जीतेगा, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे, बहुत से और चीज डिपेंड करता है, राइट है। ये परमानेंट में समझ लेना। अब मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इंग्लैंड का बंदा है, ठीक है, इंग्लैंड का ही है ना। देखना बुक में क्या लिखा हुआ है, या ऑस्ट्रेलिया का है, क्या लिखा हुआ है, इंग्लैंड का मेरे हिसाब से शायद। एक मिनट, प्रॉपर नहीं लिखा कि कहाँ का है। वियना में इटली से था, यूरोप से ही था फिर, ठीक है। हाँ, अब मेरे ध्यान सुनना, देखो अब वो जिस एरिया में वो रह रहा है, ठीक है, इटली वाले, तो वहां पे यूरोप में ऑलरेडी ठंड पड़ती है, तो वो जब एक्सपेरिमेंट करेगा ना, तो उनके वहां पे एक जीन डोमिनेट होगा, एक जीन रिसेसिव होगा, इसको पूरे दुनिया पे अप्लाई मत कर देना, ठीक है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एक जीन जो दिखता है बॉडी में, जो एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, उसे बोलना डोमिनेंट जीन, उसे बोलना रिसेसिव जीन। ये बात समझ में आ गई। तो अब से जब मैं बात करूंगा डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो आपको माइंड में समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है मेंडल पिक्चर में। मेंडल को ये मालूम है कि बच्चे के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो फादर और मदर दोनों से आ रही है, ठीक है। अब उसको ये प्रूव करना है कि ऐसा सच में होता है, दिखता तो है बॉडी में हमारे, पर एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करें इस चीज को, कि जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है वो फादर और मदर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं उस हर इंफॉर्मेशन के लिए। तो मेंडल ने इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट चालू किए, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन शब्द आएंगे, एक आएगा सेल्फ पॉलिनेशन, एक आएगा क्रॉस पॉलिनेशन। पहले हमको वो समझना चाहिए, बात समझ में आ रही है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों को यहाँ तक सारी बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, अच्छे से सुनना बेटा। ये चैप्टर हम जिस तरीके से पढ़ते हैं ना, उसे पढ़ना भी चाहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। अगर आप ध्यान से देखो, इतना आप खुद आके मिलोगे सर, सच में उसको नतमस्तक है मेंडल को, इतना पेशेंस है उसमें। क्योंकि ये सब करना अब अभी मालूम पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसको तो मालूम नहीं कि ट्रेड वेड जीन भी क्या होता है, उसमें तो था ही नहीं कुछ ऐसा, वो सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहा है बस, वैसी वाली बात, ठीक है। अब यहाँ दो वर्ड आएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ऑलरेडी हमने 8 में पढ़ाई है। देखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक होता है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट के अंदर फादर वाले 23 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमंस की बात करें तो। एक होता है फीमेल गैमेट, ह्यूमंस की बात करें तो मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल को बोलते हैं ओवम। तो फीमेल गैमेट के अंदर मदर वाले 23 क्रोमोसोम, ह्यूमंस की बात करें तो, और मेल वाले गैमेट के अंदर फादर वाले 23 क्रोमोसोम। 23 फादर से आए, 23 मदर से आए, 20 46, इसलिए हमारे 46 होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना। तो हमारे हर सेल में कितने क्रोमोसोम? 46। और हर ट्रेड के लिए कितने जीन? 2 हमारे हर सेल में, राइट है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये आगे सब काम आएगा, क्लियर है? अच्छा, अब सिर्फ ह्यूमंस नहीं, बहुत सारे प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पर ह्यूमंस में क्या होता है पता है? ह्यूमंस में जो मेल गैमेट है उसके लिए, वो जो मेल गैमेट है वो सिर्फ बनता है मेल की बॉडी में, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है ह्यूमंस में, राइट है। और जो फीमेल गैमेट है वो बनता है फीमेल की बॉडी में। तो प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में एक ही प्लांट पे मेल गैमेट भी मिलेगा आपको, और एक ही प्लांट पे आपको फीमेल गैमेट भी मिलेगा। जिस तरीके से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हम आगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस, और फीमेल का है ओवरीज। तो जिस तरीके से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल वाला ऑर्गन मेल की बॉडी में, फीमेल का ऑर्गन फीमेल की बॉडी में, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है फ्लावर। हम जो फूल देखते हैं वो एक्चुअल में प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब उस फ्लावर के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। ये बात समझ में आई? जो फ्लावर के अंदर मेल वाला पार्ट है वो तो बनाएगा मेल गैमेट, जिसे हमने पोलन के नाम से जाना होता है, समझा? पोलन, प्लांट के वर्ड पोलन, द पोलन नथिंग बट मेल गैमेट, उसके अंदर मेल गैमेट होता है। अरे हाँ के ना।
तो जब भी मैं पोलन वर्ड यूज करूं, आप समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं मेल गैमेट की, ठीक है। और फ्लावर के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, उसको यहाँ तो नाम बोला, और यहाँ पे ना आपने ना वर्ड सुना होगा, जैसे यहाँ तो ओवरी ही बोलते हैं, वर्ड तो ओवरी यूज किया जाता है उसके लिए। अब सुनना, ओवरी होता है, पर आपने अगर फ्लावर का भी शेप देखा हो ध्यान से, मेल वाले पार्ट में, तो उनके पाँव पर टच करेगा पोलन। पोलन कुछ नहीं, पाउडर जैसा ही है, अपने चौक का डस्ट नहीं है, ऐसा ही होता है पोलन, ठीक है। वो उनके पाँव पे चिपकता है, फिर वही मधुमक्खी जाती है फीमेल वाले पार्ट पे, क्योंकि फीमेल वाले पार्ट पे क्या होता है, वो नेक्टर होता है जो उनको चाहिए। अब उनके पाँव पे जो पोलन होता है, वो पोलन चिपक जाता है किस पे, स्टिग्मा पे। चल रहा है कि खत्म हो गया? अच्छा, ओके, अब बेटा समझ आया से। तो फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का जो मेल गैमेट है उसको मैं पोलन नाम से बोलूंगा। अब क्या होता है, जब ये फ्लावर के ऊपर जो पोलन होता है, ये उड़ के पहुंचता है फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा, ठीक है। फिर यहां से जो मेल गैमेट होता है वो जाता है अप टू ओवम, हम आगे पढ़ेंगे पूरा डीप में, ठीक है ना। अब समझो, दो केस होते हैं इसमें। जब पोलन पहुंच जाता है स्टिग्मा तक, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। तुम्हें बोलो पॉलिनेशन हुआ, इसका मतलब पोलन का पहुंच गया स्टिग्मा तक। यहां तक कोई दिक्कत, समझ गए? अब दो तरह के पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसको समझते हैं। पॉलिनेशन मतलब सिंपल क्या, पोलन का स्टिग्मा तक पहुंचना, बस ये पॉलिनेशन होता है, ठीक है। बाद में जो प्रोसेस है कि इसके अंदर जो मेल गैमेट है वो पहुंचेगा ओवरी तक, वो ऑटोमेटिक होता है, वो हम नहीं करते, वो नेचर ऑटोमेटिक करता है, ठीक है ना। अब आप बेटा ध्यान से समझना इसको कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस में क्या अंतर है। देखो, तो अब मैं दो फ्लावर बनाऊंगा, ठीक है। ये फीमेल वाला पार्ट फ्लावर का, और ये फ्लावर का मेल वाला पार्ट, अपने से फोटो देखे होंगे एट में, है ना। अच्छा, ये एक फ्लावर है, फ्लावर नंबर 1, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये प्लांट 1, ठीक है। ऐसा एक और प्लांट मान लो, ठीक है, उसका भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे पोलन, इस पे भी बहुत सारे पोलन। अब ध्यान समझिए, जो फ्लावर है, अगर उसी का पोलन उसी के स्टिग्मा पे जाए तो बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अरे हाँ के ना, मतलब अगर प्लांट नंबर 1 है, ठीक है, मतलब उसका एक फ्लावर है, तो उसी का पॉलन उसी के स्टिग्मा, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, राइट है। अच्छा, अब उसी का जो पोलन है, अगर वो उसी के जाए तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। मान लो कि ये प्लांट नंबर 2 है, इसका ये फ्लावर है दूसरा, इसका पोलन इसी पे गया तो सेल्फ। पर मान लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इसी के इस पे जाएगा, मान लो कि इसका पोलन उड़ के इसके स्टिग्मा चला गया, तो बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, समझ गए। तो जब मैं बोलूंगा सेल्फ पॉलिनेशन, का समझ जाना, जो फ्लावर है उसी का पोलन उसी का स्टिग्मा। मैं बोलूं क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर का पोलन किसी और फ्लावर का स्टिग्मा। बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, देखो ये तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इसके अंदर जो जीन है वो वो देखो, जब आखिर में होगा क्या बेटा, ये पोलन यहाँ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इस पोलन में से एक मेल गैमेट निकलेगा, वो जाएगा सीधा फीमेल गैमेट तक, और फिर क्या बनेंगे, आपके सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, सीड्स, और उन्हीं सीड्स से क्या बनता है, एक नया प्लांट और दुनिया में आता है, ठीक है। अब समझो, अगर सेम फ्लावर है, उसी का पोलन है, उसी का स्टिग्मा है, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है डीएनए की, वो इसके की इसके अंदर रहेगी, बाहर से कोई मिक्सिंग नहीं होगी, सही बात है। अरे हाँ के ना। पर अगर आपने दूसरे फ्लावर का पोलन लिया, ठीक है, तो उसके अंदर तो कुछ और इंफॉर्मेशन हो सकती है कि वो अलग चीज है, वो अलग एक फ्लावर है। तो अगर आपने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो क्या होता है, तब इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो जाती है। अरे हाँ के ना, बात समझ आई। तो क्रॉस पॉलिनेशन में इंफॉर्मेशन मिक्स होने के चांस होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में वही फ्लावर है, उसी की इंफॉर्मेशन उसी में गई तो मिक्सअप नहीं होगा, मतलब जो अंदर है वो
मतलब घर की बात घर में ही रही, समझ। बस, बात समझ में आई कि नहीं? अरे यस और नो, क्लियर है, डन, क्लियर एकदम, ठीक है भाई। अफ्रीकन की शादी अफ्रीकन से ही हो, सेल्फ पॉलिनेशन। अफ्रीकन की शादी हो अमेरिकन, तो एक ब्लैक कलर का ह्यूमन बींग है, एक है व्हाइट कलर का अमेरिकन है। अब उनका अगर वो आपस में, है ना, तो अगर वो लोग आपस में मैरिज करें तो क्या होगा, वो कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। तो कहने का अर्थ क्या होता है, जब क्रॉस पोलिनेशन होती है तो दो अलग अलग ब्रीड में क्या होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो जाती है। तो यहाँ पे मिक्स होने के चांस होता है इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर है वो इसके अंदर ही रहती है, मिक्सअप नहीं होगा फिर बाहर से कोई। अरे हाँ कहना, ये बात समझ में आई? अब ये जरूरी क्यों है, ये बहुत जरूरी है। अब ये दो बातें माइंड में रख के अब जाते हैं मेंडल के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, जिसे बोलते हैं अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वहां पे मेंडल क्या प्रूव करेगा? अब यहाँ तक क्लियर है? अब अपन जाते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जाते हैं बेटा। अब इसको उसमें करना क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मेंडल ये प्रूव करेगा कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो दोनों पेरेंट्स से जाती है, किसके अंदर में, ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चे के अंदर। एक पेरेंट से जाती नहीं, दोनों पेरेंट से इंफॉर्मेशन जाती है अगले जनरेशन में। और अब आप सोचो, मेंडल को ये कुछ नहीं मालूम है कि हर ट्रेड के लिए दो जीन, बस। अरे हाँ क्या ना। पर आज हम क्या करेंगे, मेंडल के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को मॉडर्न जो नॉलेज सिस्टम है उससे समझेंगे, ठीक है, ओके। और उसको समझाने के लिए मुझे आपको एक बात बतानी है, छोटी सी बात और है, वो ध्यान रखना। देखो, ये एक ह्यूमन है और ये मेल है, ये ह्यूमन है और ये फीमेल है। इसके सेल में 46 क्रोमोसोम, इसके सेल में 46 क्रोमोसोम। ये बनाएगा स्पर्म, जिसे बोलते हैं मेल गैमेट। ये बनाएगा ओवम, जिसे बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर 46 है, तो 46 प्लस 46 दोनों मिलके 92 हो जाने चाहिए। तो फिर बच्चे के अंदर 92 क्रोमोसोम होने चाहिए। फिर जब ये बच्चा रिप्रोड्यूस करेगा तो 92 प्लस 92 184। और जब ये बच्चा रिप्रोड्यूस करेगा तो आप सोच सोच सकते हो, कोई डाउट है? आप समझो क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो, इस बात को समझो आप। हमारे पेरेंट की बॉडी के जो सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम और हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम, पर हमारे अंदर सारे क्रोमोसोम पेरेंट्स से ही आए। तो फादर के अंदर 46 है, मदर के अंदर 46 है, तो 92 होने चाहिए हमारे अंदर। तो ये 46 के 46 कैसे हो गए? तो अब मैं आपको बताता हूं एक खास बात, रिप्रोडक्शन कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। देखो, हमारे बॉडी में सेल दो तरह डिवाइड करते हैं, मायोसिस माइटोसिस। पढ़ा था नाइन्थ में? अरे हाँ के ना। अब सुनो, एक एक देखो, जैसे मैं देखा था हमारे बॉडी के जो हाथ के सेल्स हैं, ये मैं इनको बोलूंगा नॉर्मल सेल। इनको कोई रिप्रोडक्शन नहीं करना है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एक नया इंसान दुनिया में लेके, इसका ये काम नहीं है। मेरी स्किन का जो सेल है, मेरी जो आंखों का सेल है, मेरे जो ब्रेन का सेल है, मेरे जो हार्ट का सेल है, मेरे जो बोन का सेल है, मेरे जो मसल्स का सेल है, उसका ये धर्म नहीं बनता है कि वो एक नए ह्यूमन दुनिया में लेके आए। वो काम हमारे बॉडी में अलग से किसी सेल को दे दिया गया है, उसका नाम है स्पर्म, और उसके लिए एक अलग से ऑर्गन दे दिया गया है, टेस्टिस। वहीं पे वो बनेंगे। जब हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल डिवाइड करते हैं ना, नॉर्मल सेल समझो, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम। जब ये डिवाइड करते हैं तो दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं मैं। पर टेस्टिस के अंदर सेल डिवाइड करते हैं और जब स्पर्म बनता है, बेटा आवाज आ रही है ना ऑनलाइन वालों को? चालू कर दो, डन, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, देखो, नॉर्मल सेल्स की बात करो, जब वो डिवाइड करेगा, हर दो सेल बनेंगे, दोनों में 46। पर अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स की। तो हमारे टेस्टिस के अंदर जो नॉर्मल सेल, जो सेल है उसके अंदर होता है 46 है, पर जब वो डिवाइड करता है तब जो स्पर्म बनते हैं उनके अंदर में केवल 23 क्रोमोसोम ही जाते हैं। अब क्या होगा, फादर के जो टेस्टिस है उनके अंदर जो सेल है, जब वो डिवाइड करके स्पर्म बनाएगा तो वो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम ही भेजेगा। सिमिलरली मदर के भी ओवरी में ऐसा होता है।
मदर की ओवरी में जो नॉर्मल सेल है, वो जब ओवम बनाने के लिए जाएगा, तब ओवम में केवल 23 ही जाएगा। तो मदर के ओवम में 23, फादर के स्पर्म 23, ना 23 कितना होगा 46। और जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जब हमारे टेस्टिस या हमारा ओवम बनेंगे, तो उनके लिए हमारी बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी सिस्टम सेटअप किया हुआ है। ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, आप चाहो ना चाहो ऐसा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव सेल्स है। अरे हाँ कहना। तो आप समझ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिन करो कि ये फादर है, ठीक है, इसका ये सेल है, इसके से, अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, मान लो कि आइस के कलर, आइस का कलर है, उसकी जीन की बात कर रहे हैं। फादर के नॉर्मल सेल में आइस के कलर के लिए कितने जीन हैं? दो। जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, दो जीन है उनके पास में। अरे हाँ के ना, फादर के नॉर्मल सेल में। पर जब फादर का जो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जब वो स्पर्म बनाने जाएगा, तब वो क्या करेगा? केवल दो जीन को नहीं भेजेगा, वो केवल एक जीन को एक स्पर्म में भेजेगा और दूसरे जीन को दूसरे स्पर्म में भेजेगा। हाफ जीन बढ़ जाते हैं। तो फादर के अंदर दो आंखों वाले जीन थे, एक इसमें गया, एक इसमें गया। सिमिलरली मदर मदर के जो ओवरीज में जो सेल है, उसके अंदर दो जीन है आइस के कलर के, मान लो कि G3 और G4, वो उनके उनके पापा मम्मी से मिले हुए हैं। पर जब वो, अब वहां पे देखो, क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स को मालूम है कि रिप्रोडक्शन होना है, तो वो जानबूझ के करेंगे, हाफ हाफ जीन ही भेजेंगे ओवम में। तो अब मदर का जो ओवरी वाला सेल, जब वो डिवाइड करेंगे और जब ओवम बनेगा, तो उसके अंदर दोनों नहीं, केवल एक ही जाएगा और दूसरे में एक जाएगा। तो केवल हाफ हाफ, दोनों में से कोई एक जीन ही आगे ट्रांसफर होता है। अब मान लो कि फादर का ये वाला स्पर्म और मदर का ये वाला ओवम अगर आपस में फ्यूज किया, तब जो सेल बने, तब जो दुनिया में जीव आएगा, उसके अंदर आंखों के दो जीन जाएंगे, G1 और G3। मान लो कि इसने इसके साथ में फ्यूज किया, क्योंकि कौन सा स्पर्म फ्यूज करेगा कौन से ओवम के साथ में, ये किसी को नहीं मालूम होता है। हम जब पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताऊंगा आपको। एक एक मेल जो होता है, वो फीमेल की बॉडी में ट्रिलियंस, करोड़ से ट्रिलियंस की संख्या में स्पर्म रिलीज करता है। उसमें से केवल और केवल कुछ हजार स्पर्म पहुंचते हैं ओवम तक। उस हजारों में से केवल एक स्पर्म को एंट्री मिलती है ओवम के अंदर, बाकी सब बढ़ जाते हैं। तो केवल एक स्पर्म और केवल एक ओवम ही आपस में फ्यूज करेगा। तो अगर समझो, कौन सा स्पर्म, ये किसी का, इट इज ऑल रैंडम। कोई तो लगेगा पिक एंड चूज, हाँ भाई ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना। तो अब बताओ, अब जो बच्चा होगा उसके अंदर भी कितने जीन आंखों के? दो ही है, तो दो ही तो होने चाहिए थे। अरे हाँ क्या ना। सोचो, एक ही सेल के अंदर अगर G1 G2 दोनों आते, इसके अंदर भी G4 भी आता, तो भाई यहाँ पे क्या होता? फिर G1 G3 G2 G4, हाँ भाई तकलीफ हो जाती भाई। तो ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव सेल जब बनते हैं, तो दो जीन में से केवल एक ही जीन जाएगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में। अरे हाँ क्या ना, ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ क्या ना। अब आपको समझ में आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। इतनी बात सारी एकदम क्लियर होगी? डन। ठीक है। अब देखो, मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंडल को प्रूव क्या करना है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो फादर और मदर दोनों से जाते हैं। फिर इसके बाद में मेंडल करेगा अपना क्या? डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। उसमें वो ये प्रूव करेगा कि अगर दो अलग अलग ट्रेट है, जैसे कि स्किन का कलर और हाइट, राइट है, स्किन के कलर का जो जीन है और हाइट के कलर का जो जीन है, इन दोनों जीन का आपस में कोई लेना देना नहीं। क्या कहते हो? आपने ऐसा देखा है कि जो काले लोग होते हैं वो सब लंबे ही होते हैं? नहीं। स्टार्ट। अच्छा अब बेटा समझो, डाई हाइब्रिड में वो ये प्रूव करेगा कि दो जो अलग अलग ट्रेट होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। मैं वो समझाऊंगा अभी। अभी पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड को। इसमें क्या प्रूव करना है? दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये प्रूव करना है उसको, ठीक है। अब मेंडल ने पहले सबसे पहले उसने मटर के प्लांट लिए, पी प्लांट लिए। ये सबका ध्यान चाहिए बेटा, इसलिए किया दोनों अलग होता है बेटा। तुमको मालूम है, मुझे जब मैं अपने फ्लो में होता हूं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सुनोगे तो मूड हिला करोगे। तू उठ जा, उठ के यहाँ से चुपचाप हो जा। खड़ी होके जा बेटा। तुम बेटा नॉर्थ को साउथ को अट्रैक्ट ही करोगे। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा?
तो करोड़ों की डील हो रही है। नहीं सुनना तो घर पे चले जाओ, कोई इशू नहीं। तुम ऑलरेडी आता है ना। अब ध्यान सुनो, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में लेने वाला है मटर के प्लांट, क्योंकि सबसे आसान, इजीली अवेलेबल होते हैं। दूसरा, उनके उनके जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, उनके फ्लावर लेगा एंड दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन? मटर के जो प्लांट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा आते हैं, इसलिए वो वेरिएशन को तुरंत दिख जाता है, राइट है। अगर मेंडल ये एक्सपेरिमेंट किसी असेक्सुअल वाले पे करता तो शायद वो नोटिस नहीं कर पाता, क्योंकि वो नोटिस करने में आपको सदियां लग जाएंगी। वो चेंज, अभी मैंने वो जो वी बनाया था ना वो बैक्टीरिया में, वो तो अपन को वो तो दिखता है, पर जब आप रियल में बॉडी को देखने लगो तो आपको शायद दिखे ही ना। ऐसी दो भैंस है, वो क्या चेंज दिखे दोनों में, तो क्लोज देखो तो मान लो अच्छा हाँ ये। इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे चेंज तो उनमें बहुत होता है, अगर ऑब्जर्व करने जाओ तो, इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ। दो प्लांट को ले लो भैया, जितना वेरिएशन ह्यूमन बींग्स में उतना प्लांट में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब समझो, पहली बार समझो, ये समझो आप कि मेंडल ने लिए थे पी प्लांट, ठीक है। अब सबसे पहले पता है उसने क्या किया? उसने दो किस्म की कैटेगरी बनाई, एक टॉल प्लांट की कैटेगरी बनाई, एक शॉर्ट प्लांट की कैटेगरी बनाई। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि टॉल प्लांट वाले जो है प्लांट, इनके ऑफस्प्रिंग हमेशा टॉल ही होंगे। तो ये उसने कैसे किया होगा? देखो ये उसने ऐसे किया होगा, मान लो कि वो एक खेत में गया होगा, जैसे मुझे लग रहा है, उसने वहाँ एक टॉल प्लांट देखा होगा मटर का, एक शॉर्ट देखा होगा, उसने से बहुत सारे टॉल शॉर्ट उठा लिए होंगे, उनको वो घर पे लेके आया, ठीक है। अब सुनना उसने क्या किया। टॉल प्लांट जो था उसका करवाया खुद के साथ में सेल्फ पॉलिनेशन, तो टॉल की इंफॉर्मेशन टॉल में गई। देखो मेंडल को ये नहीं मालूम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो दोनों पेरेंट्स से आती है। तो जो इसके पेरेंट रहे होंगे, उन्होंने अंदर क्या इंफॉर्मेशन भेजी है इसके अंदर, वो तो किसी को नहीं मालूम है, ठीक है ना, वो तो हमको नहीं मालूम है। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने टॉल प्लांट लिया, उसका कराया सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी का पोलन, इसी का स्टिग्मा, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसने ये करवाया तो उससे क्या बने? नए सीड बने, मतलब नए मटर के दाने बने। उसने सेम टू सेम शॉर्ट में भी किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, मतलब इसी का पोलन, इसी का स्टिग्मा। तो इसके बहुत सारे मटर के दाने बने, फिर सीड बने, मटर के दाने सीड ही होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ये सीड लिया, इनको उगाया, जिसमें बहुत सारे शॉर्ट प्लांट लिए होंगे, ये सारे शॉर्ट प्लांट लिए, इनके जितने भी शॉर्ट प्लांट थे सबके मटर के दानों को लिया। और सोचो उसने पूरे एक्सपेरिमेंट को क्लोज किया था, मतलब उसने क्या किया था, जो जो फूल लिया, ठीक है, उसने खुद से हाथ से किया, मतलब ये फूल है, इसका पोलन ऐसे हाथ, पोलन आपके हाथ में दिख जाता है आपको, उसे लिया और चिपकाया स्टिग्मा पे, और उसको एक कवर कर लिया एक कपड़े से, ताकि कोई बाहर से दूसरा स्टिग्मा ना, पोलन ना आ जाए उड़ के, क्योंकि हवा में बहुत सारे पोलन उड़ते रहते हैं। आप समझे? उसने ऐसा कितने प्लांट पे किया होगा, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट खड़े हुए। अब अब हो सकता है कि ये जो टॉल प्लांट, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं शायद डीएनए में शॉर्ट वाला भी जीन आया हो, कहीं ना कहीं से, उतना मालूम होता नहीं है। तो ऑब्वियसली उसने से बहुत सारे टॉल प्लांट लिए होंगे, प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4, उनके ऐसे बहुत सारे मटर के दाने हुए होंगे, सोचो हजारों में दाने हुए होंगे, उसने वो हजार दाने उगे उगे होंगे। अब उन दानों में से जो जो शॉर्ट निकले उनको उन्होंने फेंक दिया बाहर, जो टॉल थे उनको वापस ले लिया, फिर वो टॉल लिया, उनका वापस से सेल पॉलिनेशन करवाया, ठीक है। वापस से सारे एक का दुक्का शॉट निकले होंगे, फिर जो टॉल उनको रखा, ऐसे करते 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 लास्ट में उसको ऐसा प्लांट मिला कि जब सेल्फ करता है तो टॉल ही बनता है, सेल्फ करता है तो टॉल ही बनता है, सेल्फ किया तो टॉल बना, सेल्फ किया, ऐसा ऐसा करते करते उसने 3 से 4 साल निकाल दिए होंगे, ये वेरीफाई करने के लिए कि अब इस टॉल प्लांट के अंदर जो हाइट वाला जीन है वो केवल कौन सा है? टॉल वाला। शॉर्ट वाली इंफॉर्मेशन इसके अंदर है ही नहीं, इसने प्योर टॉल प्लांट लिया। जब मैं बोलता हूं प्योर टॉल प्लांट लिया, इसका मतलब ये कि इस प्लांट के डीएनए में हाइट के 2 जीन होंगे, एक टॉल वाला और एक शॉर्ट, मतलब 2 जीन होंगे, और उसने प्योर लिया, मतलब जो दोनों जीन है वो दोनों कैसे हैं? टॉल वाले जीन है। जब मैं कैपिटल टी लिखूंगा मतलब टॉल, और जब मैं लिखूंगा स्मॉल टी मतलब शॉर्ट। तो आप समझो ये प्लांट है, उसने प्योर टॉल प्लांट लिया, मतलब उसके अंदर जो दोनों जीन है हाइट के, वो दोनों कैसे हैं? टॉल टॉल। ये बात क्लियर है? क्योंकि बात समझ में आई? अब जब ये आगे इंफॉर्मेशन भेजेगा, देखो बेटा क्या होता है, अब ये इस प्लांट का सेल है, ये क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा। अब इसके पास इनका भेजने को इंफॉर्मेशन ही क्या है? टॉल ही तो है। तो जब ये तो गैमेट बनाएगा,
एक गैमेट में तो एक ही इंफॉर्मेशन जाती है, राइट है। तो यहाँ तो ये टी जाएगा या ये वाला टी जाएगा। तो जो भी नए गैमेट बनेंगे, नए कॉलम बनेंगे, उनके अंदर तो टी टी होगा, और जो भी ओवरीज बनेंगे उनके अंदर भी क्या होगा, केवल टी टी होगा। उसने सेल्फ किया है खुद का खुद में, अरे हाँ के ना, यस और नो। अब इसका कोई भी कॉलम ले लो, कोई भी स्टिग्मा ले लो, आपस में फ्यूज कराओ, दोनों में क्या कैपिटल टी। अब दोनों ही टॉल वाले हैं, तो कोई भी जीते होगा तो टॉल ही ब्रांड। बात समझ में आई। तो ऐसे उसने प्योर टॉल प्लांट लिए और प्योर शॉर्ट प्लांट लिए ना। व्हाट इज प्योर शॉर्ट प्लांट, मतलब उसके जो डीएनए में जो हाइट की इंफॉर्मेशन है वो दोनों कैसी वाली है, शॉर्ट वाली, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका मतलब ये है कि जब ये शॉर्ट प्लांट अपना पोलन बनाएगा तो दो पोलन बनेंगे, पर पोलन में तो केवल दो जीन में से एक ही जीन जाता है कि पोलन तो मेल गैमेट है, तो या तो ये वाला टी जाएगा छोटा या ये वाला, वो कोई भी जाएगा तो छोटा वाला ही। और जब ये अपने ओवम बनाएगा तो ओवम के अंदर भी दोनों में से कोई एक ही जाता है, तो या तो ये वाला जाएगा छोटा वाला, ये वाला जाएगा। अब किसी को भी फ्यूज कराओ, स्मॉल टी रहेगा हमेशा, तो प्लांट छोटा का छोटा ही रहेगा, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर है। तो ऐसे पहले उसने प्योर टॉल प्लांट लिए और प्योर शॉर्ट प्लांट लिए, और उसने प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट कैसे इकट्ठे किए, सेल्फ पॉलिनेशन से। और उसको ये करने में शायद कितने साल लग गए, बहुत सालों बाद उसको प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट मिले। और वो उसने कैसे वेरीफाई किया, ये प्योर टॉल ही है। उसने उसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया उससे, उसके मटर के दाने निकले, उसको उगोया, सारे टॉल, वापस से उनका सेल्फ पॉलिनेशन किया, सारे टॉल, सेल्फ पॉलिनेशन सारे टॉल, हर बार टॉल ही जा रहा है। भाई अगर शॉर्ट का एक भी जीन होता तो कोई ना कोई तो उनका होता ऐसा ऑफस्प्रिंग, एक मटर का प्लांट जो शॉर्ट निकलता, पर कोई नहीं निकल रहा। इसका मतलब सारे जो इन्फॉर्मेशन सब टॉल वाली। यस और नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Mendel select pure tall for monohybrid experiment. Mendel select pure tall plant and pure short. पहली बात तो ये, yes और no, करेक्ट, डन। अरे हाँ क्या ना, पक्का कि नहीं पक्का, बोलो 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 बोलो, नहीं कि हाँ, हाँ ठीक है, ठीक। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए। बेटा राजीव समझ में आया, रुद्रा, चलो लेक्चर, लेक्चर में है बच्चे। सानवी बेटा आवाज आ रही है, पटेल सबसे। अब तो ये टॉल प्लांट, ये शॉर्ट, प्योर टॉल प्लांट और ये प्योर शॉर्ट प्लांट, ठीक है। अच्छा ये प्योर टॉल प्लांट है, तो इसके सेल, नॉर्मल सेल के डीएनए में हाइट के लिए दो जीन, क्योंकि प्योर ऐसे दोनों कैसे हैं, टॉल वाले, कैपिटल टी। और ये प्योर शॉर्ट प्लांट है, इसके नॉर्मल सेल में जो डीएनए है उसके अंदर जो हाइट के जीन है वो दोनों कैसे हैं, स्मॉल टी, मतलब हाइट छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं, डन। ये कहलाएगी पेरेंट जनरेशन। जब एक बार मेंडल को ये प्योर शॉर्ट और टॉल मिल गए, अब उसने क्या लिया, अब उसने पेरेंट जनरेशन को लिया और उसने इन दोनों का करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब इसका पोलन, इसका स्टिग्मा, इसका पोलन, इसका ओवरी, अब मिक्सअप होगा, अरे हाँ के ना। अब उसने क्या किया, देखो उसको, सोचो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये प्रूव करना है कि इंफॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स से आ रही है। तो जब वो इसका पोलन लेगा तो ये हो गया फादर, इसका ओवम लेगा तो ये होगी मदर, अरे हाँ के ना। तो अब दो फादर मदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि एक में इंफॉर्मेशन शॉर्ट वाली है, एक में इंफॉर्मेशन टॉल वाली है, तो कोई ना कोई शॉर्ट निकलेगा, अरे हाँ के ना। और अगर कोई शॉर्ट निकल गया, टॉल भी निकलेंगे, और अगर टॉल और शॉर्ट दोनों निकले, इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि इंफॉर्मेशन दोनों से जाती है। क्योंकि अगर शॉर्ट वाली इंफॉर्मेशन नहीं गई होगी, नहीं जाएगी, तो फिर कोई ना कोई शॉर्ट क्यों दिखेगा आपको आगे जाके। अगर सारी इंफॉर्मेशन कोई एक ही पेरेंट भेजे बच्चे के अंदर में, तो अगर मान लो कि सारी इंफॉर्मेशन टॉल वाला भेजा आगे अगली जनरेशन में, तो सारे टॉल में, सारे टॉल वाले दिखने चाहिए थे। अगर सारी इंफॉर्मेशन ये वाला पेरेंट भेजे तो सारे शॉर्ट दिखने चाहिए। पर अगर कुछ टॉल दिखे कुछ शॉर्ट दिखे, मतलब दोनों में से इंफॉर्मेशन राइट है, तो प्रूव हो जाएगा ना, राइट है। तो मेंडल ने ये सोचा,
और उसने इनका करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब बेटा समझते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या होगा, अब बेटा सारा खेल गैमेट्स का होगा। देखो, अब सारा खेल गैमेट्स का, ठीक है। पहले बात करते हैं इसकी। मुझे बताओ, इसके पास में 2 जीन है, पर केवल एक ही जीन जाता है गैमेट में, तो क्योंकि रिप्रोडक्शन कौन करता है? गैमेट। अब हम करा रहे रिप्रोडक्शन, तो ये 2 गैमेट बनाएगा। कोई भी गैमेट बनाए उसमें ये तो यही इंफॉर्मेशन भेजेगा, कैपिटल टी, अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना यार, राइट है। एक मिनट, कैपिटल टी और ये मान लो कि इसका पोलन है, इसका स्टिग्मा है, ठीक है। तो इसके स्टिग्मा में इसके ओवम है, तो ये तो 2 ओवम बनाएगा। दोनों में एक ही दो ओवम बनेंगे, एक ओवम ये एक ओवम ये, दोनों में तो एक ही इंफॉर्मेशन जाएगी। अब यहाँ ये क्या, ये वाला टी जाए, ये वाला टी जाए, दोनों केस में कैपिटल टी जाने वाला है, राइट है। ये 2 स्पर्म बनाएगा, मिल गैमेट बनाएगा, राइट है। पर मिल गैमेट में केवल एक ही जीन जाता है। अब यहाँ तो ये वाला जाएगा टी, या ये वाला, दोनों केस में स्मॉल टी जाने वाला है, तो 2 गैमेट बनेंगे। हमें ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा गैमेट देखो बेटा, हम जब यहां से हमने पोलन उठाया, थोड़ी पोलन बोल देगा हाँ मेरे अंदर स्मॉल टी है, हमें तो नहीं मालूम है। सो अगर 2 पोलन है तो कोई भी पोलन जा सकता है, इसलिए हम सारी सारी पॉसिबिलिटी लेंगे। ओके, तो मान लो कि ये वाला ओवम और ये वाला जो पोलन ग्रेन है, मिल गैमेट, ये फ्यूज किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट है। अगर इस वाले ने इससे फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट है। अब इसकी बात करते हैं, या तो ये वाला इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या ये वाला इससे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कहलाएगी आपकी F1 जनरेशन। तो मेंडल ने क्या किया पता है? मेंडल ने इसका पोलन लिया अपने हाथ में, इसका एक फ्लावर था, उसके स्टिग्मा को पोलन चिपका, उस फ्लावर को कवर कर दिया, हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। और फिर जब उस फ्लावर के जो मटर के दाने निकले, उस मटर के दानों को लिया। अब मेंडल को मालूम है कि उन मटर के दानों में अब इंफॉर्मेशन दोनों है, टॉल और शॉर्ट वाली। उसने उनको उगाया, और जब 2-3 महीने बाद उनकी उन्होंने फुल हाइट ग्रोन की, वो हैरान हो गया, सारे प्लांट टॉल थे, एक भी शॉर्ट नहीं। हाँ, सारे प्लांट टॉल थे। यस, ऑल दी F1 जनरेशन प्लांट, 4 प्लांट है, चारों कैसे निकले? हबीब जैना की तरह, सब टॉल टॉल, कोई शॉर्ट नहीं है, एक भी प्लांट शॉर्ट नहीं आया। फेल हो गया, फिर तो प्रूव हो गया कि भाई नहीं, केवल टॉल से ज्यादा इंफॉर्मेशन, शॉर्ट तो एक भी नहीं हुआ। ये सच में ऐसा हुआ था। यहाँ पे मेंडल को एक बात, बहुत गहरी बात समझ में आई। मैं आपको अभी बताऊंगा वो कौन सी बात। अब सोचो, अगर मेंडल यहीं रुक जाता तो मामला वही खत्म हो जाता। पर मेंडल मेंडल की अगर हम भी होते तो हमको मालूम है कि इंफॉर्मेशन तो दोनों से आती है, राइट है। कैसे मालूम पड़ा मेंडल को कि एक जीन डोमिनेंट है, एक जीन रिसेसिव है? मैं बताऊंगा। तो अब मेंडल बोला कि नहीं, तो पक्का मालूम है कि इनके जो ये जो प्लांट दिख रहे हैं आपको, इनका जो डीएनए है, उनके अंदर जो हाइट की इंफॉर्मेशन है, वो शॉर्ट वाली इंफॉर्मेशन भी है। आज तो हमें मालूम है ये सब, इसलिए हमको दिख रहा है बोर्ड पे। मेंढक को ही नहीं मालूम था। मेंढक के अंदर सिर्फ वो 4-5 डंडियां खड़ी है पेड़ की, और बस वो निहार रहा है उनको, तो एक भी बुलबुल शॉट नहीं निकला। तो अब मेंढक ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, पेरेंट जनरेशन का तो हमने रिप्रोडक्शन करवाया, अब जो ये F1 जनरेशन है, इनको रिप्रोडक्शन करवा। तो उसने क्या किया पता है? इसने F1 जनरेशन का एक प्लांट लिया, ये वाला प्लांट, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना, कोई भी प्लांट ले लो, सबके सबके अंदर जीन का सेट तो सेम ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सेम ही है, ठीक है। इस प्लांट के अंदर में जो इसका नॉर्मल सेल है, उसके अंदर में ये वाली इंफॉर्मेशन है। अब उसने क्या बताया? उसने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। मतलब ये कि उसने F1 का प्लांट लिया, क्या किया उसने? F1 का प्लांट लिया, ठीक है। अब ये प्लांट है, इसी प्लांट का पोलन लिया, और इसी प्लांट का ओवम लिया, या फिर स्टिग्मा लिया, अरे हाँ के ना।
इसी का पोलन, इसी का स्टिग्मा, ताकि इंफॉर्मेशन मिक्सअप ना हो जाए। इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर और मेंडल को मालूम है कि इसके अंदर शॉर्ट की इंफॉर्मेशन है। अरे हाँ, के ना, बस वो दिख नहीं रही है। राइट है। तो इसलिए वो चाहता है कि कोई मिक्सअप ना हो, इसलिए उसने क्या किया, अब सेल्फ पॉलिनेशन किया। इसी का पोलन, इसी का ओवम ले लिया। राइट है। अब आप समझो अब क्या हुआ। तो उसने जब इसका पोलन लिया, इसका स्टिग्मा लिया, तो वो पोलन गया होगा, वो स्टिग्मा के अंदर स्पर्म ओवम फ्यूज हुए होंगे, मटर के दाने बने होंगे। तो ये मान लो कि मटर के दाने हैं। अब इमेजिन करो बेटा, उसने कितना पेशेंस हो गया हो, जो 3 4 महीने तो लगते हैं बेटा जब होने में, उसको कितने ही साल लग गए थे ये सब करने में। आज जो हम जो लग्जरी जीते हैं ना, बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, क्या करना है यार, फर्क पड़ क्या करना है, बीमार पड़ेंगे तो जाके हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो तीतर हॉस्पिटल में जो थेरेपी है वो किसी ने खोजी थी, ऐसे 10 10 साल पड़े रह के। तो धन्यवाद कर उसका, कोई था जिसने अपना समय खपाया। होते ना, मतलब जोश में बोल देते हैं, तो क्या है, तो પછી શું, नहीं बोलते हैं, तो શું कर, मुंह શું करो, तू कुछ मत कर, तू सिर्फ अपने मन में ग्रेटिट्यूड रख कि भैया धन्यवाद तेरा, तेरी वजह से मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, वो सब सुरक्षित। बस इतनी जरूरत है, बाकी आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप डॉक्टर ही बनो, आप इंजीनियर ही बनो, नहीं। माता पिता चले जाते हैं, आपको जीना है। ठीक है। अब समझो, अब मेंडल ने, अब ये है F1 जनरेशन। अब ध्यान सुनना, अब हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है बेटा, देखो समझो, पोलन बनेगा। तो अभी जो F1 जनरेशन है, इसके पास में जो नॉर्मल सेल है उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब दोनों में से हाइट का तो केवल एक जीन जाता है, तो या तो कैपिटल टी जाएगा पोलन में, या पोलन में स्मॉल टी जाएगा। सही बात है। ओवम की बात करें, क्योंकि इसी प्लांट का ओवम है, तो इसके अंदर भी या तो जाएगा कैपिटल टी, या जाएगा स्मॉल टी। सही बात है। अरे हाँ के न? सही बात है कि नहीं बात है? अरे बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? राइट है। अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया, इसका करवाया सेल्फ पोलिनेशन। अब क्या होगा, तो अब समझते हैं इस डायग्राम की तरफ। पहले बात करते हैं पोलन की। तो या तो पोलन कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, कौन सा पोलन किस स्टिग्मा पे जाएगा ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि पोलन को देख के तो मालूम पड़ता नहीं कि कैपिटल टी की स्मॉल टी है। वी डोंट नो, तो हम दोनों पोलन ले रहे हैं। हमको ये भी नहीं मालूम कि जो उसके ओवरी के अंदर जो ओवम है, वो कौन सा ओवम से जाके मिलेगा, वो भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि प्लांट की ओवरी में सारे ओवम होते हैं, कैपिटल टी वाले स्मॉल टी वाले भी। तो ये बिल्कुल नेचुरल होता है तरीका, एकदम कैसा है, रैंडम है, मतलब कोई भी जाके किसी से फ्यूज हो जाएगा। सो वी डोंट नो, तो हम दोनों ओवरी ले रहे हैं, कैपिटल टी वाले भी ओवम ले रहे हैं और स्मॉल टी वाला भी ओवम ले रहे हैं। ठीक है। अरे हाँ के ना? ओके। ओके। अब क्या होगा, तो सर देखो, अब होगा ये, अगर ये वाला ओवम, ये वाला पोलन इस वाले ओवम से मिला, तो ये पॉसिबिलिटी, ये वाला अगर इससे मिला, तो ये पॉसिबिलिटी, ये वाला अगर इससे मिला, हमेशा हम कैपेबिलिटी पहले लिखेंगे। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी, और अगर ये वाला इससे मिला तो दोनों में स्मॉल, ये चार चीजें होंगी। अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और अब मेंढक को मालूम है कि अब इसके जो मटर के दाने हैं, किसी मटर के दाने में ये वाली इंफॉर्मेशन है, दोनों स्मॉल, मतलब पक्का अब तो कोई ना कोई शॉर्ट निकली। दो जीन है, दोनों ही शॉर्ट हाइट वाले हैं। अब ये वाला जीन जीते या ये वाला जीते, हाइट शॉर्ट ही होने वाली है। और इस बार जब उसने मटर के पेड़ उगाए और जब 3 महीने हुए, तो उसने देखा कि प्लांट शॉर्ट थे। इस केस में 100% टॉल प्लांट पर, इस केस में ये टॉल निकला, ये टॉल निकला, ये टॉल निकला, ये प्लांट शॉर्ट निकला। तो टॉल और शॉर्ट की बात करूं, तो टॉल कितने हैं, 1 2 और 3, और शॉर्ट कितने हैं, 1, इसलिए 3:1 आया। मतलब 3 प्लांट टॉल थे, तो ये है F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? F2। F1 ने रिप्रोडक्शन किया, हमारे पापा मम्मी, पेरेंट, हम F1। हम जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो F2, तो ये F2 की बात हो रही है। और F2 के अंदर में हर 3 प्लांट के लिए एक प्लांट शॉर्ट था, छोटी हाइट का था। राइट है। अब जरा रिवाइंड करो,
ये छोटी हाइट की इंफॉर्मेशन कहाँ से है? तो ये तो बच्चे हैं, तो इनमें इनके पेरेंट्स आई होगी, राइट है। पर इनके अंदर कहाँ से आई? तो इनके पेरेंट ये थे, और इनके एक पेरेंट में स्मॉल टी था, और वो ये स्मॉल टी यहां जाके हमको दिखा। तो यहां से मेंडल ने क्या देखा कि द द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट फॉर एनी ट्रेट is passed on to the offspring from both the parents. Both parents contribute equally, दोनों contribute करते हैं। Both parents contribute for each and every trait. तो आपकी बॉडी का कोई भी आप ट्रेट ले लो, वो आपकी हाइट है, स्किन का कलर है, एनीथिंग, हर चीज के लिए दो जीन है, एक जीन फादर से आया, एक जीन मदर से आया है। आज हमें मालूम है, मेंडल ने ये ऐसे प्रूव किया। पहली बात तो क्लियर है, अरे हाँ के ना, राइट है। और इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने एक चीज और प्रूव की इनडायरेक्टली। मुझे बात बताओ, जब यहाँ पे स्मॉल टी था तो फिर वो दिखा क्यों? क्योंकि दो जीन होते हैं, दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस होता है, और जो होता है एक्सप्रेस उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। तो अब मेंडल को मालूम है कि इसमें स्मॉल टी है, पर दिख कौन सा रहा है? कैपिटल टी। अरे हाँ के ना। तब मेंडल ने बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेट आते हैं हमारे फादर मदर से, उसमें से एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट, और जो एक्सप्रेस हो जाता है, जो हमारे बॉडी में दिख जाता है, वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। So यहाँ से दो बातें प्रूव हुई, द थ्योरी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, एंड सेकंड दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ये दो बातें उसने प्रूव की। ये बात समझ में आई कि नहीं? और अब आप थोड़ा अनुमान लगा दो कि उसको कितने ऐसे वर्ष लग गए होंगे ये सब करने में। अभी वो यहीं नहीं रुकेगा, अब इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रूव करनी है। यहां तक डाउट है तो बोलो, बोल, बिगली, हीरोइन, कस्तूरबा, एडम्बा, बात समझ में आई? हिड्डू, हिड्डू, हिड्डू नाम अच्छा है, क्यूट लगता है हिड्डू। ओ हिड्डू, बात समझ में आई? हिड्डू है कि ना, क्यों देखना कि हिड्डू कहीं खो गया है। हाँ, हिड्डू सो गया है तू।